दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहो अपने साथियों के साथ वापस सनमून एम्पायर से आ रहा था, जहाँ सीनियर डिबूसी ने तो खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर दिया था, लेकिन जू टियानन अभी भी बच चुका है। और यहाँ यूहो को जाने के लिए सीनियर टियानन ने जू युनहान को भी किडनैप कर लिया है ताकि वो उसे लेवरेज की तरह इस्तेमाल कर सके। लेकिन ये बात यूहो को पसंद नहीं आ रही थी। वो वापस आने के बाद सारे एल्डर्स के साथ इस बात को डिस्कस करता है कि हमें एक मासूम बच्चे को इस तरह जंग में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, हमें इस बच्चे को जल्द से जल्द वापस करना होगा। इस पर मिस टांगवुटुंग के अलावा बाकी तो कोई भी एग्री नहीं हो रहा था। हाँ, सब ये बात जरूर जानते थे कि ये शर्मिंदगी वाली बात है, लेकिन कोई भी सीनियर टियानन के खिलाफ बात नहीं करता। इसलिए हम देखते हैं कि यूहो मिस टांगवुटुंग के साथ मिलकर रात के अंधेरे में यहाँ युनहान को उठाकर सनमून एम्पायर की तरफ रवाना होने वाला था कि तभी अचानक यूहो के सामने सीनियर टियानन अपने टाइटल डोलोसोर मास्टर के साथियों के साथ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि मैं नहीं रुकूंगा, इस बच्चे को तो आज मैं हर हाल में यहाँ से लेकर जाऊंगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ यूहो कह रहा था कि आज मैं हर हाल में इस बच्चे को यहाँ से लेकर जाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे सामने खड़ा है। ये सुनकर सीनियर टियानन को भी गुस्सा आ गया और वो फिर से अपनी पावर्स अनलीश करने लगे ताकि वो अपने प्रेशर से यहाँ यूहो और मिस टांगवुटुंग को झुका सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो भी मिस टांगवुटुंग का हाथ पकड़ लेता है और इन दोनों की भी पावर्स एक्टिवेट हो गई थी, जहाँ इन दोनों का कंबाइंड प्रेशर सीनियर टियानन के प्रेशर से टकराने लगा। चारों तरफ काफी जरा खतरनाक एनर्जी फ्लो कर रही थी। सीनियर टियानन ये देखकर काफी जरा शॉक हो गए थे। वो अपने मन में सोच रहे थे कि मैं लेवल 97 का सुपर डुल लेवल मास्टर हूँ और ये दोनों जूनियर्स, लेकिन फिर भी कहना पड़ेगा कि ये दोनों वाकई में काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि इन दोनों ने कंबाइन मेरे प्रेशर का सामना किया और ये लोग एक इंच भी पीछे नहीं हटे, जो कि काफी बड़ी बात थी। सीनियर टियानन जानता है कि ये मामला इतनी आसानी के साथ नहीं सुलझने वाला, इसलिए वो यूहो से कहता है कि चलो इस मामले को यहाँ से थोड़ा दूर चलकर सुलझाते हैं। यूहो जानते हैं कि ये लोग मुझसे फाइट करने वाले हैं, लेकिन यूहो फिर भी एग्री हो गया और हम देखते हैं कि ये सब लोग टेलीपोर्ट करते हुए यहाँ से दूर थोड़े पहाड़ी इलाके में चले जाते हैं, जहाँ इनके पीछे पीछे सीनियर टियानन बाकी के टाइटल डोलोसोर मास्टर भी टेलीपोर्ट करके चले गए। हम देखते हैं कि यहाँ पर यूहो और मिस टांगवुटुंग सेंटर में मौजूद है, जिन्हें चारों तरफ से टाइटल डोलोसोर मास्टर्स ने घेर लिया था। यहाँ पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक भी ऊपर से ये नजारा देख रहे थे। उन्हें बेशक ही बहुत ज्यादा दुख महसूस हो रहा है, लेकिन वो फिलहाल यूहो के लिए कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि यूहो एम्पायर्स के खिलाफ जा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीनियर टियानन भी यहाँ यूहो के सामने आते हुए गुस्से के साथ अपनी पावर्स अनलीश करते हुए कहते हैं कि यूहो ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, जो कहते हैं उन्होंने अपने 9 सोल रिंग्स एक्टिवेट कर लिए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो भी मिस टांगवुटुंग की तरफ एक दफा देखता है जहाँ मिस टांगवुटुंग ने हमें बढ़ दी थी और मिस टांगवुटुंग का सपोर्ट देखते ही यूहो भी हिम्मत के साथ फिर से अपनी पावर्स को अनलीश करते हुए कहता है कि सीनियर मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं खामोश नहीं रह सकता। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहो और मिस टांगवुटुंग ने भी अपने वेपन्स को बाहर निकालने के साथ साथ अपने सोल रिंग्स भी समन कर लिए थे, जहाँ यूहो अपने एम्परर सोड और दूसरी तरफ मिस टांगवुटुंग अपने गोल्डन स्फीयर को लेकर तेजी से सीनियर टियानन की तरफ बढ़ने लगी। सीनियर टियानन भी अपने फ्लेम लैंप का इस्तेमाल करते हुए कई सारे फ्लेम अटैक इन दोनों पर चलना शुरू कर देता है। यूहो ने एक हाथ से बच्चे को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से हम देखते हैं कि वो अपने एम्परर सोड का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने यहाँ आइस की एक दीवार खड़ी कर देता है ताकि वो उन अटैक्स को ब्लॉक कर सके, जबकि मिस टांगवुटुंग तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हुए फियर्स अटैक कर रही थी। साथ ही साथ यूहो सीनियर टियानन से कहता है कि सीनियर टियानन आप मेरे सीनियर हो, मैं आपकी डीपली रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन एक बच्चे का इस्तेमाल करना सनमून एम्पायर को धमकाने के लिए मैं इस काम में आपका साथ नहीं दे सकता। जो बोलते वो भी तेजी के साथ यहाँ सीनियर टियानन के पास आते हुए उनके साथ क्लोज कॉम्बैट करना शुरू कर देता है, जहाँ सीनियर टियानन उन दोनों के हमलों को डॉज करते हुए साथ ही साथ फाइट करते हुए कह रहा था कि क्या तुम लोग नेशन वर्ड के मतलब को भी समझते हो? इसे एक लफ्ज नेशन में कितना सारा वजन है, एक नेशन के लिए हमें क्या कुछ नहीं करना पड़ता, तुम अभी बच्चे हो इसलिए समझ नहीं सकते। और ये कहती वो अपने 5th सोल स्किल ब्लेजिंग सन 10,000 रेस को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हवा में एक बहुत बड़ा फ्लेम स्पीयर समन हो गया था। मास्टर टियानन भी फिर से जमकर उसके सामने आ गए। साथ ही साथ वो यूहो और मिस टांगवुटुंग से कहते हैं कि डुएलिंग के सर्वाइवल के लिए अगर मुझे इस बच्चे को हमेशा हमेशा भी अपने पास रखना पड़ा तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर दूसरी तरफ यूहो ने भी फिर से अपने स्नो डांस एक्सट्रीम आइस डोमेन को एक्टिवेट कर दिया ताकि वो सीनियर टियानन और उनके फ्लेम ऑर्ब को यहाँ फ्रीज कर सके, जिसमें यूहो कुछ सेकंड्स के लिए कामयाब भी हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस टांगवुटुंग ने भी अपने 2nd सोल स्किल ड्रैगन गॉड ब्रेथ टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिस वजह से उसके विंग्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो बहुत ही तेजी से यहाँ सीनियर टियानन की तरफ बढ़ रही थी। फिर साथ ही साथ हम देखते हैं कि सामने की तरफ सीनियर टियानन भी तब तक खुद को और अपने फ्लेम ऑर्ब को दोबारा से अनफ्रीज कर देता है। साथ ही साथ उसने अपने फ्लेम ऑर्ब की ताकत को भी बढ़ा दिया था, जहाँ वो अपने फ्लेम ऑर्ब से एक टेक्निक सोलर डिवाइन रेडियंस टेक्निक को एक्टिवेट करके मिस टांगवुटुंग पर हमला कर देता है। मिस टांगवुटुंग उस पावरफुल अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाती और वो इससे हिट होते हुए जमीन पर आ गिरी, जो देखकर यूहो भी अब अपने पावरफुल अटैक्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि उसने अपने 8th सोल स्किल आइस मीटियोर को बनाना शुरू कर दिया था, जिसमें वो आइस बियर किंग की पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है। इस टेक्निक में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा आइस से बना हुआ मीटियोर हवा में समन हो गया, जिसे यूहो सीनियर टियानन की तरफ भेजने वाला था। साथ ही साथ यूहो कहता है कि एक जंग कोई कॉन्टेस्ट नहीं होता जहाँ ताकतवर और कमजोर की जंग हो, बल्कि जंग में अच्छाई और बुराई की भी बैटल्स होती है। सीनियर टियानन भी यूहो के आइस मीटियोर को देखकर थोड़ा सा परेशान हो गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहो का आइस मीटियोर सीधे जाकर सीनियर टियानन के फ्लेम ऑर्ब से जाकर टकरा गया, जहाँ सीनियर टियानन को थोड़ी सी डिफिकल्टी
रही थी, इसलिए हम देखते हैं कि वो अपने लैंप को हवा में उठाते हुए अपने फ्लेम और की ताकत को दोबारा से इंक्रीज करने लगे। यहाँ पर उनसे कह रहा था कि अगर हमने इस क्राउन प्रिंस को वापस कर दिया तो यकीनन हम लोग सन मून एम्पायर के लोगों का दिल जीत लेंगे और फिलहाल इस जंग में हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीनियर यानिंग तो यूहो की बात नहीं सुन रहा था, पर तभी अचानक मिस टांग वुटोंग का गोल्डन स्पीयर इसी के साथ आते हुए सीनियर यानिंग के लैंप को बीच में से छीन देता है, जिसकी वजह से सीनियर यानिंग का अटैक थोड़ा सा कमजोर पड़ गया था। यूहो इसी मौके का फायदा उठाते हुए अपने आइस मेटियोर की ताकत को और जरा इंक्रीज कर देता है। तो कहते हुए इस अटैक को सीनियर यानिंग की तरफ भेजने लगा। साथ ही वो उससे कहता है कि अगर हम इस क्राउन प्रिंस को वापस करें तो मुझे लगता है कि हम मिस ऑरेंज और ज़ूट यानिंग के बीच यहाँ एक दीवार खड़ी कर सकते हैं। सीनियर यानिंग देखता है कि उसका फ्लेम और यहाँ पर पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका था, जो कि आइस मेटियोर के साथ तेजी से उसी की तरफ आ रहा है, इसलिए वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी बॉडी के आसपास एक बैरियर बना चुका था। और टाइगर मास्टर ड्यूक भी काफी गौर से ये फाइट देख रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीनियर यानिंग उस अटैक को तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जैसे यहाँ पर उस अटैक का भी धुआं हटा भी नहीं था कि तब तक हम देखते हैं कि पीछे की तरफ यूहो और मिस टांग वुटोंग ने अपने गोल्डन रोड फ्यूजन स्किल को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वो सीनियर यानिंग को फ्रीज करने के लिए फिर से उस पर हमला कर देते हैं। सीनियर यानिंग पहले काफी जरा गुस्से में दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक वो यूहो की बात सुनता है, जहाँ यूहो उनसे कह रहा था कि सीनियर डिबूसी उन्होंने खुद को सैक्रिफाइस किया, हम उनके सैक्रिफाइस को एक गुनाह का नाम नहीं दे सकते। इस तरह सब लोगों की नजरों में सीनियर डिबूसी एक विलन बन जाएंगे। सीनियर यानिंग भी ये सुनकर याद करता है, जहाँ सीनियर डिबूसी ने सीनियर यानिंग से कहा था कि एक बार तुम्हें वो मिल जाए तो फौरन वहाँ से निकल जाना और मेरी फिक्र मत करना। सीनियर डिबूसी ने बेशक खुद को सैक्रिफाइस किया, ये एक बहुत बड़ी बात थी, और उनकी कुर्बानी को याद करते हुए सीनियर यानिंग भी आखिरकार शांत हो गया, जहाँ वो गोल्डन रोड टेक्निक को ब्लॉक नहीं करता, बल्कि हम देखते हैं कि वो उस अटैक को अपनी बॉडी पर झेल लेता है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि सीनियर यानिंग की बॉडी हवा में फ्रीज हो गई। जो व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक ने तो बारीकी से देख लिया था कि सीनियर यानिंग ने जानबूझकर वो अटैक अपनी बॉडी पर लिया है, लेकिन बाकी के टाइगर डोलोसोर मास्टर इस बात को समझ नहीं पाए। यह उससे कहता है कि इस बच्चे को लेकर जा रहा है, और ये कहते वो वहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगा था कि तभी अचानक सारे के सारे टाइगर डोलोसोर मास्टर यूहो और मिस टांग वुटोंग के पीछे जाने लगे, जहाँ वो लोग गुस्से में कह रहे थे कि ना समझ बच्चे रुक जाओ। यूहो और मिस टांग वुटोंग उन सारे के सारे टाइगर डोलोसोर मास्टर को रोकने के लिए एक बार फिर से अपने सोल फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ यूहो की स्पिरिचुअल आई और मिस टांग वुटोंग का हाउटियन हैमर दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज हो चुके थे, जिस वजह से वाइट स्पिरिचुअल हैमर ट्राइबोल्यूशन टेक्निक क्रिएट हुई, और उसी एक अटैक के कारण हम देखते हैं कि सारे के सारे टाइगर डोलोसोर मास्टर बुरी तरीके से हिट होते हुए पीछे की तरफ धकेले गए। यूहो और मिस टांग वुटोंग तो इस अटैक को परफॉर्म करते हुए काफी जरा कूल और खतरनाक दिखाई दे रहे थे। अब चूंकि सारे के सारे टाइगर डोलोसोर मास्टर पीछे की तरफ धकेले गए, इसलिए उन दोनों को यहाँ से निकलने का मौका मिल गया। अभी हम देखते हैं कि सीनियर यानिंग भी खुद को दोबारा से अनफ्रीज कर लेता है। यहाँ पर टाइगर डोलोसोर मास्टर सीनियर यानिंग के पास आते हुए कहते हैं कि ये दोनों तो काफी जोशीले निकले। हाँ, कहना पड़ेगा कि इन दोनों में थोड़ी बहुत स्किल्स तो है, पर अभी भी हम उन्हें रोक सकते हैं। जो सुनकर सीनियर यानिंग कोई एक्शन नहीं लेता, बल्कि वो जवाब देते हुए कहता है कि थोड़े बहुत नहीं, यहाँ पर तुम गलत हो, उनके स्किल्स का जवाब नहीं। वो इस छोटी सी उम्र में ऑलरेडी हम लोगों के पावर्स लेवल को क्रॉस कर चुके हैं। इन दोनों को देखकर कोई भी बता सकता है कि इन दोनों का आने वाला फ्यूचर यकीनन बहुत ही जरा महान होगा। इन दोनों के फ्यूचर की कोई भी लिमिट नहीं होगी। तभी अचानक एक टाइगर डोलोसोर मास्टर सवाल करके पूछता है, फिर आखिर हम लोग क्या करें? जिस पर सीनियर यानिंग ऑर्डर देते हुए कहता है कि ये ऑपरेशन ऑफिशियली ओवर हो गया, इसलिए अब यहाँ से वापस चलो। जो सुनकर तो व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक भी मन ही मन में थोड़ा सा खुश हो गया। इसके बाद जब ये लोग वहाँ से वापस रास्ते में आ रहे थे, तभी अचानक व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक सीनियर यानिंग के पास आते उनसे सवाल करके पूछता है कि सीनियर यानिंग, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर आपने जानबूझकर वो फाइट क्यों हारी? जिस पर सीनियर यानिंग जवाब देते हुए कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं एक बच्चे को इस्तेमाल करते हुए सन मून एम्पायर को धमकाना चाहता था? बेशक मुझे कितनी अफसोस के साथ क्यों ना कहनी पड़े, लेकिन यूहो बिल्कुल सही कह रहा था। ज़ूट यानिंग अभी भी जिंदा है और इसीलिए हमें उस बच्चे का कोई फायदा नहीं होने वाला। ज़ूट यानिंग आसानी के साथ अपने क्राउन प्रिंस की कुर्बानी दे देगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जालिम है। इसलिए इस बच्चे को किडनैप करके अपने साथ रखना कोई फायदे का काम नहीं, बल्कि अगर हमने इस बच्चे को वापस कर दिया तो एम्परर ज़ूट यानिंग और उसके मिनिस्टर्स के बीच थोड़ी बहुत सस्पिशन क्रिएट हो सकती है, जो बगावत बाद में हमारे ही तीनों एम्पायर के काम आएगी। और मैं चाहता था कि वो दोनों जूनियर्स इस बात का क्रेडिट ले, इसलिए मैंने उनके साथ लड़कर उन्हें जीतकर यहाँ से जाने दिया। ये सब कहते हुए सीनियर यानिंग वहाँ से आगे की तरफ चला गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ सन मून एम्पायर पर आ गया, जहाँ मिस ऑरेंज तो अपने कमरे में अभी भी बैठकर फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि वो अपने बेटे को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही है। मिस ऑरेंज तो बुरी तरीके से छूट चुकी थी। वो रोते हुए अपने बच्चे को याद करते हुए कह रही थी कि युनहान, तुम कहाँ पर हो? मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रही हूँ। युनहान मेरे बच्चे, अगर 1000 मौकों में सिर्फ एक मौका भी हो तुम्हें वापस लाने का, तो मैं वो चांस जरूर लूंगी। तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है, फिर चाहे मुझे अपने एम्प्रेस के टाइटल को छोड़ना ही क्यों ना पड़े, या फिर अपने बदले की भावनाओं को हमेशा के लिए दबाकर खत्म क्यों ना करना पड़े, फिर तुम्हारी मॉम तुम्हें किसी भी हाल में बचाएगी। ये सब कहते हुए मिस ऑरेंज फूट फूट कर रो रही थी। तभी अचानक उसे साइड से यूहो की आवाज सुनाई देती है, जो कि सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम सच में अपने बदले की भावनाओं को खत्म कर सकी हो? जो सुनकर तो मिस ऑरेंज फौरन से शौक होते हुए सामने की तरफ देखती है, जहाँ यूहो मिस टांग वुटोंग के साथ खड़ा था और उसके हाथ में युनहान है। युनहान को देखते मिस ऑरेंज खुशी के साथ फौरन से भागते हुए यूहो के पास जाकर युनहान को पकड़कर फौरन से उसे गले लगा चुकी, जहाँ वो उसे एक अच्छी माँ की तरफ बहुत ही ज्यादा प्यार कर रही थी। यूहो भी दूसरी तरफ ये सब देखते थोड़ा बहुत इमोशनल हो गया था, जहाँ यूहो अपने मन में सोच रहा था कि मैंने बचपन में अपनी
खो दिया था। इसलिए मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि एक बच्चे के लिए उसकी माँ की दूरी कितना बड़ा दर्द हो सकता है। क्योंकि यूहो तो साथी सर अपने मन में कह रहा था कि इस माँ और बच्चे को एक साथ देखकर मुझे तो अपनी माँ की याद आ गई, जो इसी तरह मुझे चोट लगने पर हमेशा अपने गले से लगा लेती थी। उस एहसास को दुनिया की कोई भी चीज पूरा नहीं कर सकती। यहाँ यूहो जब ये सब सोच रहा था तभी अचानक दूसरी तरफ मिस ऑरेंज खुश होते यूहो से सवाल करके पूछती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बताओ यूहो किसके बदले आखिर तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हें ज़ू टियानन की क्लासिफाइड इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर कमांड चाहिए आर्मी के ऊपर? जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी जब तक ज़ू टियानन जिंदा है तब तक इस बच्चे का कोई फ्यूचर नहीं और इस बच्चे को हौसले चटने का भी कोई फायदा नहीं। ये सब कहते हुए यूहो मिस टांगबुटोंग के साथ वहाँ से रवाना हो गया। उसके जाने के बाद मिस ऑरेंज यहाँ यूहो की बातों पर ही सोच रही थी और वो अपने मन में कह रही थी कि ज़ू टियानन जब तक जिंदा है तब तक मेरे बेटे का कोई फ्यूचर नहीं। यहाँ मिस ऑरेंज इसी बारे में सोच रही थी। बाहर की तरफ हम देखते हैं कि मिस टांगबुटोंग भी यूहो से कहती है कि यूहो तुमने वो बात जानबूझकर कही है ना? जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, और अब मैंने इरादा कर लिया है, चूंकि सीनियर डिबूसी ने जाते जाते अपनी लेगेसी मुझे दे दी है तो उनकी आखिरी ख्वाहिश भी अब मैं पूरी करूंगा, यानी कि ज़ू टियानन को जान से मारने की ख्वाहिश। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक को, जो कि मैप को देखते हुए यहाँ जंग की तैयारियां कर रहा था। तभी अचानक यूहो भी वहाँ पर आ गया, जो आते साथ ही व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक को ग्रीट करता है। दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक पहले तो यूहो पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की हरकत करने के बाद भी वापस लौटकर यहाँ आने की? जिस पर यूहो कामली जवाब देते हुए कहता है कि जब तक ज़ू टियानन जिंदा है इस बच्चे को किडनैप करके अपने पास रखना इसका कोई भी मकसद नहीं बनता। ये बात तो आप भी अच्छे से समझते हो कि ज़ू टियानन एक वारलॉर्ड है, यानी कि जिसे जंग करने का बहुत सारा शौक है और वो एक बच्चे की जान के बदले इस जंग को तो कभी नहीं रोकेगा। उल्टा वो इस बात का फायदा उठाते हुए बाकी के सब लोगों को भी भड़काकर गुस्से के साथ और अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए जज्बाती करेगा। व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक जानता रहा कि इस बात से तो सिर्फ ज़ू टियानन को ही फायदा होने वाला है। अब वो पूरी शिद्दत के साथ लड़ेगा और उल्टा कहेगा कि मैं ही ठीक हूँ क्योंकि इन लोगों ने मेरे बेटे को किडनैप किया था और इसलिए मैं इनको सजा दे रहा हूँ। इसलिए वो खुद पर काबू करते हुए यूहो से सवाल करते हुए पूछते हैं कि क्या यूनहान को तुम वापस छोड़ा है? जिस पर यूहो ने हमें सर हिलाया। ये सब सुनकर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक याद करता है जहाँ जाने से पहले सीनियर टियानन ने उनसे कहा था कि शुरू से इस ऑपरेशन का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, सन मून एम्पायर के एम्परर यानी कि ज़ू टियानन को असैसिनेट करना। यही हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, बाकी तो सेकेंडरी थे। और चूंकि सीनियर डिबूसी ने खुद को सैक्रिफाइस करके ज़ू टियानन को बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया है और हम बाकी के सब लोग सही सलामत वापस लौट आए तो ये ऑपरेशन भी यहाँ पर ऑफिशियली खत्म होता है। ये बातें उन्होंने यूहो की आसानी के लिए कही थी, इसलिए हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक भी कहता है चूंकि सीनियर टियानन ने खुद इस ऑपरेशन को ऑफिशियली कंक्लूड करके खत्म कर दिया और तुम पर कोई इल्जाम आने नहीं दिया तो मेरे कंधों से भी एक बड़ा बोझ हट गया। वरना एम्परर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक को ऑर्डर दे सकते थे कि यूहो पर हमला करो और व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक को करना पड़ता क्योंकि वो गद्दार साबित हो जाता। हालांकि व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक तो मन ही मन में यूहो को पसंद करते और वो यूहो पर हमला नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ यूहो यहाँ पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक को बताता है कि मैं अभी मिंगडू सिटी से वापस लौटा हूँ और मैंने देखा कि सन मून एम्पायर की आर्मी तेजी के साथ बढ़ रही है। वो पूरे जोरों शोर से जंग की तैयारियां कर रही है। देखकर लगता है कि वो 1 महीने या फिर आधे महीने में जंग को शुरू कर देंगे। जिस पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक जवाब देते हुए कहता है कि टियानहुन एम्पायर तो ऑलरेडी खत्म होने की कगार पर है। दूसरी तरफ अगर स्टारलू एम्पायर और डोलिंग एम्पायर एक दूसरे के साथ हाथ मिला भी ले तब भी सन मून एम्पायर की हजारों लाखों की तादाद की आर्मी के साथ लड़ना ये बहुत ही जरा खतरनाक ब्रूटल बैटल होगी। जिस पर यूहो यहाँ मैप का इस्तेमाल करते व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक को समझाते हुए बताता है कि सन मून एम्पायर एक साथ 3 एम्पायर से जंग छेड़ रहा है, इसलिए उनकी बॉर्डर पर मौजूद फ्रंट लाइन बहुत ही जरा स्ट्रेच हो चुकी है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आर्मी यहाँ फ्रंट लाइन पर मौजूद होगी। जिसका मतलब कि अगर सन मून एम्पायर के सेंटर पर हमला किया जाए तो वो जगह पूरी तरीके से खाली और हमले के लिए एक्सपोज्ड है। जिस पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ये बात भी सब लोग जानते हैं, लेकिन तुम जानते हो ना कि सन मून एम्पायर ने ऑलरेडी हजारों की तादाद में डिटेक्शन सोल गाइडेंस टूल्स हवा में छोड़े हुए हैं। सिर्फ हवा ही नहीं बल्कि समंदर और जमीन को भी उन्होंने सोल डिटेक्शन टूल से भर दिया है। इस तरह से जैसे ही ट्रूप की मूवमेंट यहाँ बॉर्डर से पार करते आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगी तो वो लोग डिटेक्ट हो जाएंगे और फौरन से उन्हें काउंटर करने के लिए वहाँ पर कोई न कोई भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई सोलो इंसान वहाँ पर चुपके से अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करे तो उस पर्सन के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसीलमेंट एबिलिटीज होनी चाहिए ताकि वो सोल डिटेक्शन टूल से खुद को बचाते हुए सन मून एम्पायर के अंदर एंटर कर सके। बिल्कुल तुम्हारी तरह वरना इसके अलावा तो दुश्मन के बॉर्डर को पार करके अंदर की तरफ घुसपैठ करना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जो सब सुनकर यूहो के पास एक प्लान था। वो धीरे से व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक के पास आकर उनके कान में अपना प्लान बताने लगा। जिस प्लान को सुनकर तो व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक भी शॉक हो गए और वो सवाल करते हुए पूछता है कि वाकई में क्या तुम ऐसा कर सकते हो? जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ थ्योरी के हिसाब से ये पॉसिबल तो है। बेशक जंग के मैदान में हम लोग सन मून एम्पायर के पावरफुल सोल इंजीनियर लीजेंड्स का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए अगर हमें इस जंग को जीतना है तो हमें उनकी बुनियाद को हिलाना होगा और सिर्फ उनकी बुनियाद को डिस्ट्रॉय करके ही हम इस जंग में जीत हासिल कर सकते हैं। जिस पर तो व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक फौरन से एग्री हो गया और वो यूहो से कहता है कि ठीक है तुम फ्रंट लाइंस को मुझ पर छोड़ सकते हो, इवन अगर इसमें मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं उन सबको बैटल ग्राउंड के फ्रंट लाइन में पिन करके रखूंगा ताकि वो यहाँ से पीछे ना जा सके, ताकि अंदर की तरफ तुम्हें जो अपॉर्चुनिटी चाहिए वो तुम्हें मिल जाए और तुम अपना मिशन पूरा कर सको। जो सुनकर यूहो भी उन्हें रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहता है कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जो सुनकर व्हाइट टाइगर मास्टर
खुश हो गया और वो यूहो के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि आज अगर सीनियर डिबूसी जिंदा होते तो तुम पर काफी प्राउड महसूस करते। ये सुनने के बाद यूहो यहाँ उनके टेंट से बाहर की तरफ निकल आया, जहाँ बाहर की तरफ लुओली पहले से यूहो का इंतजार कर रहा था। यूहो भी अपने भाई को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। दूसरी तरफ लुओली यूहो के पास आते हुए कहता है कि बड़े भाई, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। मैं तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन पता लगाता रहता हूँ, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब मुझे मालूम है और तुमने जो कुछ किया उसके लिए मैं तुम्हें पहले से भी ज्यादा एडमायर करने लगा हूँ। मेरे भाई, तुम वाकई में मेरे हीरो हो, इसलिए मैं भी तुम्हारी तरफ बनना चाहता हूँ। मैं ऑलरेडी एक 5 सोल रिंग का सोल किंग लेवल मास्टर बन चुका। पहले मुझे ये सब कुछ मुश्किल लगता था, लेकिन जब से मैं तुमसे मिला, तुम कहते हो ना कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं, जो कि तुमने साबित भी कर दिखाया। इसलिए मैं भी दिन रात मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं खुद को ताकतवर कर सकूँ, इतना ताकतवर कि मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर फाइट कर सकूँ। जो सुनकर तो यूहो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वो अपने छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि शाबाश, इसी तरह मेहनत करते रहो। जब तुम लेवल 70 तक पहुंचोगे तो मैं खुद पर्सनली तुम्हारे साथ स्पिरिट पगोडा टावर जाऊंगा ताकि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट सूटेबल स्पिरिट बीस्ट ढूंढ सकूं। तो सुनकर लुओली खुश होते हुए कहता है फिर तो मजा आ जाएगा, और ये कहते हुए फिर से यूहो को गले लगा लेता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां यूहो मिस टांगुटोंग को इसी बारे में बता रहा था। वो अपने भाई को लेकर काफी ज्यादा खुश था। मिस टांगुटोंग भी यूहो से कहती है कि जब से तुम मेरे पास आए हो तब से तुम लगातार अपने भाई की बात करते करते थक नहीं रहे। तुम्हारी फैमिली को लेकर आज से पहले मैंने तुम्हें इतना ज्यादा रिलैक्स कभी नहीं देखा। जो सुनकर यूहो भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं खुद भी नहीं जानता, पता नहीं क्यों, लेकिन जितना मैं पहले व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक से नफरत करता था वो नफरत धीरे धीरे करके खत्म हो गई है। ऐसा क्यों है यूहो खुद भी नहीं जानता था। मिस टांगुटोंग यूहो के सामने आते हुए कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उनकी रिस्पांसिबिलिटी को देखकर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक से इंप्रेस हो चुके हो और तुम उन्हें एडमायर करने लगे हो, क्योंकि वो अपनी मार्शल की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा रही है और वो अपने एम्पायर की तरफ बहुत ही ज्यादा वफादार है। मुझे लगता है कि तुम उनके साथ अपने रिलेशन को भी अच्छा करना चाहते हो। ये सुनकर यूहो उसके नाक पर हाथ रखते हुए कहता है कि चलो बिया, ऐसी बातें मत करो, एक बार ये जंग खत्म हो जाए उसके बाद मैं इन बातों के बारे में सोचूंगा। यहाँ यूहो की ये कहने के बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से सन मून एम्पायर पर आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस ऑरेंज ने अपने मार्शल वाली यूनिफॉर्म को दोबारा से पहन लिया था। तभी अचानक वहाँ पर ज़ू टियानमेन भी आ जाता है, जिन्हें देखकर मिस ऑरेंज फौरन से ग्रीट करती है। ज़ू टियानमेन मिस ऑरेंज से कह रहा था कि आज रात ही आर्मी यहाँ से निकलने वाली है और तुम्हारे जाने से पहले मैं आखिरी बार तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। जो सुनकर यहाँ मिस ऑरेंज ने जवाब देते हुए कहती है कि यूर मैजेस्टी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। जिस पर ज़ू टियानमेन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, खुलकर कहो, तुम्हें क्या चाहिए। जो कहते हुए ज़ू टियानमेन धीरे धीरे से यूनहान की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ मिस ऑरेंज जवाब देते हुए कह रही थी कि क्राउन प्रिंस की इस तरह अचानक से किडनैप होने पर मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा और आपने जो मुझे जिम्मेदारी दी है वो भी काफी बड़ी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस बार इस कैंपेन के दौरान क्राउन प्रिंस यानी कि मेरा बेटा यूनहान भी मेरे साथ चले। मैं नहीं चाहती कि दोबारा ऐसा कोई भी हादसा हो और मेरा बेटा किडनैप हो जाए। ये सुनकर ज़ू टियानमेन थोड़ा सा गुस्सा हो गया था। दूसरी तरफ यूनहान भी रोने लगा। ज़ू टियानमेन को इस बात का गुस्सा था कि आखिर मिस ऑरेंज इस बच्चे की इतनी सारा परवाह क्यों कर रही है। उसे तो मेरा पपेट होना चाहिए, मैं जो चाहता हूँ वो बस वही करे। वो नहीं चाहता कि मिस ऑरेंज का इस जंग से ध्यान हटे, इसलिए वो मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिर तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो। यूनहान तो हमारे सन मून एम्पायर का क्राउन प्रिंस है, तुम क्राउन प्रिंस को जंग के मैदान में कैसे लेकर जा सकती हो। जी तुम कोई जरा ही बोल नहीं हो गई। जो सुनकर मिस ऑरेंज फौरन से यहाँ घुटनों के बल बैठते हुए कहती है कि नहीं, मेरा वो मकसद नहीं था। ज़ू टियानमेन मिस ऑरेंज को जवाब देते हुए कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। यूनहान हमारे सन मून एम्पायर का अगला वारिस है, इसलिए ये जंग के मैदान में नहीं जाएगा, बल्कि एम्परर यानी कि मैं खुद इसका अपने साथ रखते हुए इसका इंपीरियल पैलेस में ख्याल रखूंगा ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। इस कैंपेन में तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ झोंक दो और अपना पूरा ध्यान जंग पर लगा दो। तीनों आर्मीज तुम्हारे कमांड्स के लिए तैयार है। ये सब कहते हुए जहाँ ज़ू टियानमेन क्राउन प्रिंस को लेते वहाँ से चला जाता है, जहाँ वो जाते जाते कह रहा था कि जब तुम इस जंग को जीत कर वापस लौटोगी तो ये एम्परर खुद क्राउन प्रिंस को लेकर तुम्हें वेलकम करने के लिए जरूर आएगा ताकि हम तुम्हारी जीत को सेलिब्रेट कर सके। असल में ज़ू टियानमेन अब यहाँ क्राउन प्रिंस का इस्तेमाल कर रहा था मिस ऑरेंज को धमकाने के लिए, उसे मजबूर करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए। जिसके जाने के बाद मिस ऑरेंज भी यहाँ गुस्से के साथ अपनी तलवार को जमीन पर गाड़ते हुए कहती है कि ठीक है यूर मैजेस्टी, जैसा आपका हुक्म हो। और उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ मिस ऑरेंज जंग की तैयारियां करने के साथ साथ यहाँ ज़ू टियानमेन को याद करते हुए कह रही थी कि तुमने मुझे एक परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल किया ताकि तुम अपने ग्रेट एम्पायर को बनाने के ख्वाब को पूरा कर सको। मैं तुम्हारे टूल बनने के लिए तैयार हो गई, मुझे इससे कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन यूनहान वो तुम्हारा कोई टूल नहीं, मैं उसे तुम्हारे हाथों किसी टूल की तरह इस्तेमाल होने नहीं दूंगी। ये सब कहते हुए मिस ऑरेंज यहाँ यूहो और ज़ू टियानमेन को याद करते हुए कहती है कि आज और अभी से ये जंग मैं किसी बदले के लिए नहीं लड़ूंगी, बल्कि मैं अपने बेटे यूनहान के लिए लड़ूंगी और उससे कदम से कदम आगे बढ़ाती जाऊंगी एक दिन, ताकि वो सन मून एम्पायर का एम्परर बन सके। सन मून एम्पायर के एम्परर की कुर्सी अब मेरे बेटे की होगी, यानी कि वो ज़ू टियानमेन के खिलाफ बगावत करने के लिए भी तैयार है। बस सही मौका आने दो। और यहाँ पर मिस ऑरेंज की ये कहती हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।